दोस्तों नमस्कार। दोस्तों काफ़ी लंबा समय हो गया अपने ट्रैक्टर को खरीदे हुए भी और अपने ट्रैक्टर की वीडियो आए हुए भी। आप लोगों के बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट थे कि आपने सर ट्रैक्टर का कोई वीडियो नहीं बनाया कि कैसा इसके साथ रिव्यू रहा, क्या कुछ इसके साथ में कैसा इसने काम किया, परफॉर्मेंस कैसा रहा और CRDI के अंदर और जैसा मैं इनलाइन पहले इससे चला रहा था उसके अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इसके अंदर क्या मुझे खासियतें लगी, क्या कमियां मुझे दिखाई दी इसके अंदर और क्या मुझे ये इनलाइन से कहीं बेटर लगा या उससे कहीं मुझे ये इसके अंदर कमियां दिखाई दी। मतलब सारा कुछ आज की इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंदर मैं पूरा अपना इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करूंगा। वीडियो डिले इसलिए हो गया क्योंकि मैं इसको जब तक परख ना लेता तब तक आपको बताना बेफिजूल था, क्योंकि जब तक जो चीजें कंपनी ने दे दी वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन अपना जब उसको चला लेना, एक अनुभव आप लोगों तक साझा करना, वो एक अलग पहलू हो जाता है। तो वो पहलू आज आपके साथ साझा करूंगा। ट्रैक्टर भी लगभग अपना 300 घंटे के पार चल चुका है, तो 300 घंटे में काफी कुछ अनुभव आप लोग भी जानते हो कि ट्रैक्टर के साथ हो जाता है। और इसके अंदर ये भी है कि मैंने हर इंप्लीमेंट के ऊपर इसको अच्छे से चला लिया। इसके अंदर रूटावेटर भी है, हैरो भी है, कल्टीवेटर भी है, तोता हल भी है, जो मोस्टली इंप्लीमेंट यूज होते हैं ट्रैक्टर के साथ, उनके ऊपर मैंने ऑलमोस्ट ये ट्रैक्टर चला लिया है। अब आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में कि कैसा ये ट्रैक्टर है, क्या आपको ये ट्रैक्टर 2026 के अंदर खरीदना सही रहने वाला है, वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, या इसको क्विट करके आप किसी अदर कंपनी का ट्रैक्टर सेम सेगमेंट में ले लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहली चीज दोस्तों, इसका जो डिजाइन है, मैं अपना अगर ओपिनियन आपको दूं तो डिजाइन कंपनी ने काफी अच्छा बनाया। ट्रैक्टर दिखने में ना बल्कि सा लगता है, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रैक्टर है इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आते हैं उसका लुक बिल्कुल अलग रहता है, और जो ये CRDI सीरीज है इसका लुक कंपनी ने अलग दिया है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके अलावा यहाँ पर आगे आप देखोगे LED हेडलाइट है, इनका थ्रो भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है मैं बेकार इसको कह दूंगा, अच्छा खासा थ्रो है। लेकिन जब नाइट में प्रॉपर आप खेत में काम करोगे तो इनके अकेली लाइट के साथ में आपका काम नहीं चलने वाला। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा हेडलाइट इसके ऊपर जो फिटिंग कराई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये LED हेडलाइट है जो इसके अंदर फिटिंग करा रखी है। इनका थ्रो दिखने में ये आगे वाली लाइट से छोटी जरूर लग रही है, लेकिन जब इनको जला लेते हैं तो इनका थ्रो इसके सामने चमकना बंद हो जाता है। इतना जबरदस्त थ्रो है इनका, जो कि आफ्टर मार्केट लगाई थी। ये कमी है यहाँ पर जो कंपनी ने की है कि इसके अंदर जो लाइट्स है ना फ्रंट में, यहाँ सारी चीजें हैं, जगह भी दे रखी है, अंदर कपलर भी हैं, लेकिन कंपनी ने कंपनी फिटेड इसके अंदर लाइट्स नहीं दी हैं, जबकि कंपनी पैसा अच्छा खासा लेती है। आपको पता है कि लगभग 22 लाख अपन ने इस ट्रैक्टर के ऊपर खर्च किए हैं। इसके अंदर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि कहां कहां कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है। ऐसे ही पीछे की तरफ आप आ जाओ, पीछे से भी दिखा दो किसान भाइयों को। तो पीछे जो है ये बैकलाइट आपको मिल रही है, 2 बैकलाइट हैं, ये नॉर्मल है, इसके अंदर हेलोजन बल्ब है। इसके अलावा इन अकेली लाइट से काम नहीं चलता, साइड में भी रोशनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप फेरा ले रहे हो तो दूसरे फेरे का आपको अनुमान नहीं लगेगा बिना लाइट्स के। तो ये एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पर भी हमने इसके ऊपर अलग से फिटिंग कराई है, जो कि कंपनी को देना मेरे हिसाब से जरूरी था, क्योंकि प्राइस पॉइंट भी अच्छा है और एक प्रीमियम कैटेगरी का ट्रैक्टर है, तो कंपनी के लिए वो बहुत बड़ी चीज नहीं थी, कंपनी को देना चाहिए था। यहाँ पर भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग इसके अंदर की है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ फेंडर की, तो लगभग 18-19 हज़ार की ये फेंडर की किट है, जो कि अपन ने इसके ऊपर अलग से फिटिंग कराई थी। ये भी कंपनी नहीं देती है, यहाँ पर भी कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है। इसके अलावा फ्रंट में वेट आपको पता है कि कंपनी जो है इसके अंदर ये फ्रंट वेट कैरियर जिसको चूल्हा बोला जाता है ये भी नहीं देती, ये भी अपना अलग से फिटिंग इसके ऊपर हुआ है, जो कि लगभग 3 कुंटल के समथिंग फ्रंट में वेट है, और बैक टायर्स के ऊपर भी लगभग अपना 45 केजी 1 कुंटल के समथिंग पीछे वेट है। तो ये भी आपको अलग से ही फिटिंग करना पड़ेगा, कंपनी आपको नहीं देने वाली है। उसके अलावा अगर बात कर लें पावर की, जैसा 65 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, तो क्या मुझे जो 65 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है वो पावर देखने को मिली? क्या मुझे इनलाइन की तुलना में 50 HP ट्रैक्टर था, इसके अंदर कुछ डिफरेंस मिला? तो दोस्तों एक्चुअल में जैसा कंपनी ने ये 65 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर बनाया है उतनी पावर लगाता है। ऐसा नहीं लगेगा कि ये 50 HP के समथिंग ये पावर लगा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा पावर जैसे जिस कैटेगरी का है ये ट्रैक्टर, उस कैटेगरी की जो पावर है वो ये प्रोड्यूस दोस्तों करता है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ इसके इंजन की, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके बोनेट को ओपन कर लेता हूँ। इंजन के अंदर ऐसे कोई भी
ऐसा डिफरेंस नहीं है। अगर सेंसर की अगर हम बात कर लें या इसके HPCR की बात कर लें, उसको हटा लें, तो उसके अलावा इंजन ऑलमोस्ट सेम इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। इंजन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसके अंदर सेंसर वगैरह काफ़ी सारे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है ना, जो एक्यूरेसी है इसके इंजन के अंदर वो कहीं ज़्यादा रहती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे CRDI का फ़ायदा है तो थोड़ा सा नुकसान भी है। अब नुकसान कहाँ मिलता है? नुकसान यहाँ मिलता है कि इसके साथ में आप कोई भी किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसा कंपनी ने इसके लगभग 2250 RPM दिए हैं, तो 2250 RPM पर ही मैक्सिमम ट्रैक्टर जाता है। ऐसा नहीं कि इनलाइन के अंदर आपने जैसे पीछे से चूड़ी बढ़ाई उसकी, आपने उसकी RPM बढ़ा लिए, रोड पर लेकर जाना है तो तेज़ स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसके साथ संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं काम की बात कर लूँ, हाँ, तो काम के ऊपर ये ट्रैक्टर निराश नहीं करता है। जिस HP कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है, उतनी HP की जो पावर है वो ये प्रोड्यूस करके देता है, वहाँ पर आपको निराश नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, आपको इस तरफ से निराशा ज़रूर मिलेगी कि आप इसके साथ में ना तो इसकी RPM बढ़ा पाओगे, ना इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाओगे। जितना इसको काम करना है ये उतना ही काम आपको करके देगा। इसके अलावा जैसे इसके अंदर कंपनी ने सेंसर लगाए हैं, सारे में सेंसर लगे हुए हैं, तो क्या इसके अंदर कोई दिक्कत आती है? सेंसर के अंदर कोई एरर दिखाता है? कोई फालतू का मेंटेनेंस है इसके अंदर? तो दोस्तों, मेंटेनेंस इसके अंदर फालतू का कुछ भी नहीं है। अब कुछ किसान भाई मेरे ये कहेंगे कि भाई अभी तो थोड़ा ही चलाया, आगे चला लो, फिर बताएंगे आपको कि दिक्कत कितनी आती है इसके अंदर। मेरे भाई, कंपनी पैसा ले रही है, और कंपनी पैसा थोड़ा बहुत ही नहीं ले रही, अच्छा खासा पैसा ले रही है, तो उस हिसाब से जो सेंसर हैं, जो HPCR पंप है इसका, वो भी उसी लेवल का इसके अंदर डाला गया है। इसके अंदर डेंसो का, आप पास आकर के दिखा दो, डेंसो का HPCR पंप है। तो कंपनी ने सारी चीज़ें उसी हिसाब से डाली हैं ताकि कल को दिक्कत ना आए इसके अंदर, और दिक्कत आती भी है तो इसकी भी सारी वारंटी है, वो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके भी देगी, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वॉशिंग की बात कर लूँ, क्या पानी से, धूल से ख़राब होता है? प्रॉपर ट्रैक्टर धूल में लथपथ था ये ट्रैक्टर, कल ही इसकी वॉशिंग कराई है, कोई दिक्कत, किसी सेंसर में कोई एरर नहीं दिखाता। उसके अलावा धूल की मैं बात कर लूँ, धूल से कोई इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको ख्याल ये रखना है कि हाई प्रेशर पानी है जो इसको आप वॉशिंग करा रहे हो, वो डायरेक्टली सेंसर के ऊपर ना मारें आप, जिससे कि सेंसर के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत आती है तो फिर आपको एरर दिखाएगा ये उसके डिस्प्ले के अंदर। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। घर पर भी ये कई बार धुला है, दूसरे चैनल के ऊपर आपने शायद वीडियोस भी देखे होंगे, घर पर भी इसकी वॉशिंग लगभग 300 घंटे में 3-4 बार घर पर भी होगी, और एक बार इसकी वॉशिंग जो है वो सर्विस सेंटर यानी कि वॉशिंग सेंटर जो होता है वहाँ पर हुई है। उसके अलावा फिल्टर इसके अंदर ड्राई टाइप का ही है, जैसे नॉर्मल में आता है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इंटरकूलर काफ़ी सारे लगे हुए हैं इसके अंदर, जैसे आगे डीजल कूलर है, फिर AC का कंडेंसर है, उसके पीछे ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये टर्बो के लिए इंटरकूलर है, उसके नीचे आप देख रहे हो ये ट्रांसमिशन के लिए इंटरकूलर टाइप बना रखा है कंपनी ने यहाँ बीच में। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इसका लगा हुआ है दोस्तों ECU, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये पूरे इंजन का दिमाग है, यहीं से पूरा इंजन कंट्रोल होता है। एक्यूरेसी ज़बरदस्त है ट्रैक्टर के अंदर। ऐसा नहीं है जैसे बाकी CRDI ट्रैक्टरों के अंदर बाकी कंपनियों की दिक्कत क्या आती है ना, जैसे आप उसको एक्सीलरेट करोगे तो प्रॉपर वो उतना क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर नहीं कराता, थोड़ा सा डिले करता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जैसे आप थ्रोटल को प्रेस करोगे वैसे क्विक रेस्पॉन्स इसका जो इंजन है, इसका जो ECU है वो दिखाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर बाकी कंपनियों से अलग है। मैं किसी को बेकार यहाँ पर नहीं कह रहा, लेकिन डिफरेंस है तो है, वो चीज़ मैं आप लोगों तक साझा यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके अलावा पीछे आ जाते हैं, डीजल टैंक की बात कर रहा हूँ, लगभग 80-82 लीटर का डीजल टैंक है फाइबर का इसके अंदर। सबसे बेस्ट पोजीशन मुझे इस डीजल टैंक की लगती है, क्योंकि डीजल डालने में इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। नीचे खड़े हुए आप आसानी से अगर कैन के अंदर से भी डीजल डालना है वो भी डाल सकते हो, और पेट्रोल पंप पे भी आप इसको डीजल डलवा रहे हो तो वो भी इजीली इसके अंदर डल जाता है। तो इसकी पोजीशनिंग भी कंपनी ने अच्छी दी है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब चलते हैं अंदर कैबिन के अंदर। कैबिन के अंदर आप आ जाओ, और यहाँ पर मैं किसान भाइयों को दिखाऊंगा कि दिक्कत कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ इसके अंदर कंफर्ट है। थोड़ा सा ध्यान दोस्तों रखते हैं सफाई का, क्योंकि अंदर से इसको क्लीन करने में ना कहीं दिक्कत आती है, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। केयर जरूर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब आपको जो सहूलियत ज़्यादा मिलेगी तो थोड़ा सा तो केयर आपको करना पड़ेगा इसका। अगर मैं अंदर की बात कर लूँ, इसके कैबिन के अंदर की बात कर लूँ, तो सारी चीज़ें बेस्ट हैं। इसके अंदर जो ये ग्लास दिए गए हैं ये भी इतने बेस्ट हैं कि जैसे मान लो अगर मैं कार से कंपैरिजन करने की कोशिश करूं, उसके अंदर ग्लास एरिया बहुत कम होता है, लेकिन इसके अंदर ग्लास एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि आप गर्मी में इसके अंदर उबल जाओगे या उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसके अंदर जो ग्लास है ना, ये भी कहीं ना कहीं टफ एंड ग्लास है, तो
डायरेक्टली सनलाइट एकदम से अंदर नहीं आती। और दूसरी चीज ये है, अगर मैं कूलिंग की बात करूं तो कूलिंग इतनी जबरदस्त रहती है, कार से भी ज्यादा जबरदस्त कूलिंग इस ट्रैक्टर की है, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको अच्छा खासा चला चुका हूं। स्टीयरिंग दी बेस्ट है, आप इसको टिल्ट भी ऊपर नीचे भी कर सकते हो और यहां से भी इसको ऊपर नीचे यानी कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से इस स्टीयरिंग को एडजस्ट किया जा सकता है, जो कि काफी कंफर्टेबल बना देता है राइड को। जब आप लंबे टाइम ट्रैक्टर को चलाओगे, जैसे मैंने इसको चलाया है, तो वहां पर ये चीज काफी यूजफुल लगती है। जैसे मैंने दिखाया, ये मैंने टॉप पे कर लिया तो इजीली मैं सीट के ऊपर बैठ करके इसको ड्राइव कर सकता हूं, तो ये चीज काफी कंफर्टेबल इसको बनाती है। मैं डैशबोर्ड दिखाता हूं आपको, की को मैं ऑन कर लेता हूं और यहां पर आप डैशबोर्ड इसका देख लो। ये 309 घंटे अपना ट्रैक्टर जो है वो चल चुका है, तो आपको इस चीज से अंदाजा लग रहा होगा कि सारी चीजें मैं इसकी ऑलरेडी परख चुका हूं कि कहां कहां इसके अंदर क्या क्या खासियत है और क्या क्या कमियां हैं। ब्रेक्स की बात कर लूं, ब्रेक्स नो डाउट आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हो, जो जॉन डियर की ई सीरीज आती है, जैसे ये ई सीरीज का ही ट्रैक्टर है, तो इसके अंदर प्रीमियम ब्रेक रहते हैं, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त रहती है। नो डाउट इसके जैसे ब्रेक मैंने अभी तक किसी ट्रैक्टर के नहीं देखे हैं, तो ब्रेक की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। फुट थ्रोटल की बात कर लूं, पोजिशनिंग जबरदस्त है, काम भी जबरदस्त तरीके से करता है। हैंड थ्रोटल भी वैसा ही है, जबरदस्त तरीके से काम करता है। ये इसके हाइड्रोलिक के कंट्रोल हैं। यहां पर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है, यहां पर कंपनी को इसके अंदर फुली इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक कंट्रोल देने चाहिए थे, साथ में इक्विवालेंट भी देना चाहिए था, जो नॉर्मल ट्रैक्टर के अंदर इक्विवालेंट कंपनी दे रही है। लेकिन एसी कैबिन के अंदर इतना पैसा लेने के बावजूद भी कंपनी यहां पर कॉस्ट कटिंग करती है, कोई इक्विवालेंट नहीं देती है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कंपनी की, जो कंपनी ने इसके अंदर की है। उसके अलावा ये पीछे जैसे 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो चारों के लिए 2 लीवर यहां पर दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये इसके अंदर कमी है क्योंकि इसके अंदर क्लच वायर जाती है, कोई डायरेक्टली लीवर नहीं जाता, तो थोड़े से हार्ड रहते हैं ये जो लीवर हैं। अगर हम नॉर्मल से भी कंपैरिजन करेंगे ना इसकी, तो उससे भी थोड़े से ज्यादा हार्ड हैं इसके जो लीवर हैं ये। तो यहाँ पर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है, जो कि इसके अंदर जैसे प्रीमियम सेगमेंट का ट्रैक्टर है, तो प्रीमियम चीजें यहाँ पर कंपनी को देनी चाहिए थी, वो नहीं दी है। उसके अलावा जैसे क्लच की बात कर लूं, क्लच भी थोड़ा नॉर्मल वाले से थोड़ा सा हार्ड है, इसका नॉर्मल वाले की तरह सॉफ्ट नहीं है। उसके अलावा जैसे आप इसके अंदर पावर रिवर्सल लोगे, तो पावर रिवर्सल के अंदर क्या है ना, ये पीटीओ के लिए जो क्लच है ये भी इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल वेरिएंट की बात करें तो क्या, तब भी तो कंपनी को वो इलेक्ट्रॉनिक इसके अंदर क्लच देना चाहिए था, जो कि कंपनी ने नहीं दिया है। मैनुअली क्लच इसके अंदर पीटीओ के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। ये 2 व्हील 4 व्हील के लिए लीवर है, इसको भी कंपनी को इलेक्ट्रिक देना चाहिए था, यहाँ पर भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है। उसके अलावा यहाँ पर ये लीवर दिया गया है इसके पीटीओ आरपीएम को कम ज्यादा करने के लिए, तो यहाँ पर भी कंपनी को ये चीजें थोड़ा सा सोचना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक देनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट का ट्रैक्टर है, तो यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर कॉस्ट कटिंग की है। उसके अलावा सीट की बात कर लूं, नो डाउट यहाँ से मुझे कोई शिकायत इसके अंदर नहीं है। विजिबिलिटी की बात कर लूं, मुझे विजिबिलिटी में भी इसके अंदर कोई शिकायत किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। चारों तरफ की अच्छी विजिबिलिटी इसके अंदर निकल करके आती है। खेत में ड्राइव करते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये मेड़ से ना टच हो जाए या इंप्लीमेंट कहाँ चल रहा है, पूरा एक्यूरेसी मिल जाती है। ये खेत भी अपना इसी ट्रैक्टर से हैरो से बहाया हुआ खेत है, ये आपको दिख रहा होगा कि मेड़ से बिल्कुल सटा करके जुता हुआ खेत है, लेकिन कोई मेड़ यहाँ पर कटी हुई नहीं है, तो इस चीज से अंदाजा लग जाता है थोड़ा सा चीजों का आपको। उसके अलावा ये जो प्लेयर है अपना सोनी का लगा हुआ है, ये भी अलग से फिटिंग कराया भाई, इसके अंदर 7,000 के आसपास का ये फिटिंग हुआ था, ये भी कंपनी इसके अंदर नहीं देती है। यहाँ पर भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है, जो कि कंपनी को ये प्लेयर इनबिल्ट देना चाहिए था। सारी चीजें हैं, प्लेसमेंट भी है, लेकिन कंपनी नहीं दे रही है। उसके अलावा पीछे की विजिबिलिटी की बात कर लूं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई विजिबिलिटी में पीछे की तरफ से आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ये हो गया दोस्तों इसका प्लेटफॉर्म। इसके कैबिन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से। हाँ, और एक और सबसे बड़ी कमी कंपनी ने क्या दी है कि इसके अंदर कोई भी पैसेंजर सीट नहीं दी, जबकि ये पैसेंजर सीट यहाँ पर कंपनी को देनी चाहिए थी। जो एक्सपोर्ट होते हैं मॉडल, उनके अंदर सभी के अंदर यहाँ पर सीट दी जाती है, लेकिन इसके अंदर कंपनी ने कोई भी पैसेंजर के लिए सीट नहीं दी है, जो कि मेरे हिसाब से कंपलसरी देनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी बंदा आपके साथ में है तो वो कहाँ बैठेगा। इसके अंदर दिक्कत आपको होने वाली है केवल इसके अंदर, इसको जो चलाने वाला बंदा है, ड्राइवर है, उसके लिए कंफर्टेबल है, पैसेंजर के लिए ये कैबिन इसका कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि सीट ही नहीं दी। कहाँ खड़ा होगा, ऊपर सर टच होता है अगर वो इसके अंदर खड़ा होगा, बाकी मैनेज ही करना पड़ता है। पैसेंजर के लिए कोई सीट इसके अंदर दोस्तों नहीं दी है कंपनी ने, तो ये भी एक कॉस्ट कटिंग कंपनी ने इसके अंदर की है। उसके अलावा अगर मैं इसके बात कर लूं विंडो की, अगर इसको खोलना है या बंद करना है
तो ये ईजी है, इसके अंदर यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये इसके अंदर जो हैं। बाकी पिछले हिस्से की तरफ मैं आऊँ तो पिछले हिस्से में भी मुझे कोई दिक्कत इसके नहीं लगी है। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से दी हैं कंपनी ने। लिफ्ट भी इसके अंदर ज़बरदस्त है, साइड में जैक भी ज़बरदस्त है। इसके अंदर अगर वो चैन होती तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि वो जब मिट्टी फंस जाती है, जंग आ जाता है, तो वो एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है उसको। लेकिन इसके अंदर ये जैक दिए गए हैं तो इनको ईजिली एडजस्ट ये हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेंसिंग की बात कर लूँ, सेंसिंग भी जैसे जॉन डियर के नॉर्मल ट्रैक्टर में रहती है, नॉर्मल से मेरा मतलब है विदाउट एसी केबिन में, सेम चीज़ें हैं, उसके अंदर कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। गियर बॉक्स की बात कर लूँ, इसके अंदर कंपनी ने सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स दिया है, तो इसके अंदर गियर शिफ्टिंग में भी कोई आवाज़ नहीं आती है किसी भी तरह की। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ इस कैबिन की, तो ये कैबिन मैंने आपको बताया था शुरुआत जो पहला वीडियो था अपना, उसके अंदर बताया था ये कैबिन यहाँ पर 4 जगह के अंदर कनेक्ट है, यानी कि यहाँ पर ये एक सस्पेंशन टाइप दिए गए हैं। 4 सस्पेंशन है, 2 यहाँ पर हैं, ऐसे ही 2 आगे हैं। तो कैबिन पूरा ये ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म से पूरा अलग है, तो कैबिन बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। ऐसा नहीं है कि आपको धचकियाँ केवल सीट ही आपके एब्जॉर्ब करेगी, हल्की फुल्की धचकियों को ये कैबिन भी एब्जॉर्ब करता है, बाकी धचकियों को कैबिन के अंदर जो सीट है एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ ट्रैक्टर की माइलेज की, जो कि सबसे बड़ा पहलू है एक किसान के लिए। अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं, अब मैं आपको सब इंप्लीमेंट के ऊपर बारी बारी से तो नहीं बताऊंगा, एक मैं आपको अनुमान दे देता हूं कि कितना डीजल खाता है। लगभग 6-7 लीटर के आसपास से शुरुआत होती है इसकी। 6 लीटर तो आप ये पकड़ के चलो कि मिनिमम इसको घंटे का खाना ही खाना है, क्योंकि भाई 65 HP कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है। मैक्सिमम की बात कर लूँ तो लगभग 10-12 लीटर तक भी ये ट्रैक्टर डीजल खा लेता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ अगर काम की, अगर आपने इसके पीछे इम्प्लीमेंट इसकी कैपेसिटी के हिसाब से डाला हुआ है तो डीजल खपत आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। डीजल खपत उस हिसाब से ठीक इसकी रहती है, क्योंकि काम भी उतना ही है फास्ट और उतना जल्दी ये कर देता है। तो ये इसकी डीजल खपत है। अगर मैं इनलाइन से इसकी तुलना करने की कोशिश करूँ कि इनलाइन ज़्यादा बेटर है ये CRDI ज़्यादा बेटर है, तो भाई CRDI का एक अपना अलग मजा है। ये साइलेंट ट्रैक्टर है बिल्कुल, इसके अंदर आप कोई भी अलग से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आपको पसंद है कि मुझे रो पावर लेनी है, मुझे पावर भी ज़्यादा लेनी है, RPM भी मैं उसके बूस्ट कर लूँ, तब आपके लिए इनलाइन पंप वाला ट्रैक्टर ज़्यादा बेटर रहेगा, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं एक 50 HP का ट्रैक्टर ले लेता हूं, उसको 75 HP 100 HP करा लूँगा और उसके पीछे 75 HP का लोड डाल दूंगा, आप करा लोगे, ट्रैक्टर आपका काम भी करेगा। लेकिन ये सोच लेना कि वो काम कितने लंबे टाइम या कितने कम टाइम तक करेगा। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि आपके लिए इनलाइन ज़्यादा बेटर है, इनलाइन में मॉडिफिकेशन करा लेना ज़्यादा बेटर है, या आपके लिए CRDI ज़्यादा बेटर है। अपनी फैमिली के लिए जो देख रहे हैं किसान भाई मेरे, उनके लिए एक और बड़ा सरप्राइज़ भी आने वाला है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने अपना जो ओनरशिप रिव्यू था वो इसका साझा किया है आप लोगों तक, ताकि आप लोग समझ पाओ कि मुझे कहाँ कहाँ इसके अंदर दिक्कत लगी, क्या चीज़ें मुझे इसके अंदर बेस्ट लगी और क्या आपके लिए ये ट्रैक्टर बेस्ट है या नहीं। अगर मैं इसके प्राइस पॉइंट से इसको लेकर के चलूँ तो प्राइस पॉइंट से ये ट्रैक्टर ओवर प्राइस्ड ट्रैक्टर है। अपनी कैटेगरी के अंदर 65 HP में 22 लाख रुपए इसकी कीमत है। अब GST कम हुई है, अपने GST से पहले लिया था, तो हो सकता है थोड़े बहुत आपको कम देखने को मिल जाए, लेकिन उतना फर्क नहीं आएगा कि आप कह लो कि 2-4 लाख रुपए कम हो गए होंगे इसके अंदर। वैसा नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कागजों में तो कम हो जाते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात कर लें तो वहाँ पर वो आंकड़ा बहुत कम हो जाता है आकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया ट्रैक्टर ओवर प्राइस्ड है। अगर आप फिर भी लेने का विचार कर रहे हैं तो नो डाउट आप खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर को चलाने में या वैसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत मुझे इसके साथ में नहीं आई है। सेंसर की बात कर लूँ या कंपनी के सपोर्ट की बात कर लूँ। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ जो डीलरशिप है वो भी मेरे ट्रैक्टर लेने के बाद ही ओपन हुई थी। डीलर साहब का भी व्यवहार काफ़ी अच्छा रहता है। सर्विस जो है वो भी मुझे इसकी घर पर ही मिल जाती है। सर्विस से मुझे याद आ गया, इसकी अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात कर लूँ तो फर्स्ट सर्विस इसकी जो हुई थी वो लगभग 9-9.5 हज़ार के आसपास अपनी सर्विस बैठी थी इसकी, जो फर्स्ट सर्विस थी, जिसके अंदर इसके फिल्टर वगैरह चेंज हुए थे, इसका जो इंजन ऑयल था वो चेंज हुआ था, और इसका जो पीछे हाइड्रोलिक का ट्रांसमिशन का फिल्टर है वो भी चेंज हुआ था। तो लगभग 9-9.5 हज़ार के आसपास अपना सर्विस का जो है इसका खर्च आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये थी वीडियो, कैसी लगी राय साझा कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा मैं, और सारा आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप CRDI की तरफ जाएँ या आप इनलाइन की तरफ जाएँ, आपके बजट के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से कौन सा आपके बजट में फिट बैठने वाला है। धन्यवाद।